बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। प्राकृतिक संपदा में आज हमारा ये सेशन वर्षा के ऊपर है। ये वर्षा किस प्रकार होती है, किस प्रकार बादल बनते हैं, इसको आज के सेशन में हम समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हमें वर्षा के बारे में समझना है तो हमें ये देखना है कि बादल किस प्रकार बनते हैं, है ना। तो ये बादल बनने और जब ये बादल बनते हैं उसी से वर्षा होती है। तो इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे क्रियाकलाप करने के लिए कहा है। इसमें वो कह रहे हैं कि आप एक कोई भी प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए, जो आपकी बिस्लेरी की बोतल है आप वो भी ले सकते हैं, और इसमें आप थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 5 से 10 ml तक का आप एक उसमें जल भर दें और उसको आप बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद उसको आप अच्छी तरीके से हिलाइए और थोड़े समय के लिए धूप में रख दीजिए। जब आप थोड़ी देर धूप में रखेंगे तो आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे से वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, बूंदे आपको मिल जाती है, क्योंकि अंदर वाष्पीकरण, हीट की वजह से वाष्पीकरण की क्रिया होती है। अब उसमें वो कह रहे हैं कि अब आप लोग जो है एक आप उसका ढक्कन खोलें और उसमें जलती हुई अगरबत्ती एक का धुआं उसके अंदर छोड़ दें। और लेकिन ध्यान रखें, उसको ऊपर से कस के आपको पकड़ना है कि वो धुआं बोतल के अंदर जाए। फिर थोड़ी देर में आप क्या देखेंगे कि धुएं में एज जो बॉटल है उसमें ऐसा लगेगा पूरे एक क्लाउड से बन गए हैं। एक पूरा एक जो धुआं है वो आपको एक, जैसे बादल बनते हैं इस प्रकार का एक आपको उसमें ऑब्जर्वेशन आएगी। तो यहाँ ये आपको जो है बताया जा रहा है। और फिर उसमें ये कह रहे हैं जब इसके अंदर आपने धुआं छोड़ दिया है, फिर आप उसको कस के बंद करें और उसको कस के ऐसे ऐसे करके जब हिलाएंगे तो आपको उसके अंदर एक काफी डेंस क्लाउड फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर वो देखने को मिलेगा। तो मेन जो है हमारा जो वर्षा बनने का है, जो वर्षा होती है वो यही एक कारक होता है कि धरती से जो हमारा वाटर है वो इवापोरेट होता है, जलवाष्प बनती है। और जो हमने पहले, आप इससे पहले वाले सेशन में पढ़ा था कि धरती की घूर्णन गति भी एक निर्भर करती है जो जलवाष्प है उसको एक बादल के रूप में फॉर्म करने के लिए। तो वो घूर्णन गति का भी एक कार्य चलता है। और इस प्रकार जो है बादलों का फॉर्मेशन होता है कि जब बहुत ज्यादा मॉइस्चर हमारा जो है वो और ऊपर जाता है और जो एयर, हमारी जो वायु है वो उसके साथ जब मिक्स होती है और धरती की घूर्णन जो घूम रही है धरती, तो जो हमने ऐसे करके बोतल को एक कस के हिलाया था वो धरती घूर्णन गति के एक एग्जाम्पल दिया था। तो इस प्रकार बादल बनते हैं। दिन के समय क्या होता है, जो जलीय भाग गर्म हो जाते हैं तब बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प बन जाती है। तो मीन जो हमारा जो जलवाष्प अगर कहीं वर्षा का कारण है, तो जितने हमारे सीज हैं, ओशंस हैं, ये हम थोड़ा पानी अगर अपना डाल दे रहे हैं उसकी जलवाष्प बन रही है। वो एक इतनी ज्यादा जलवाष्प नहीं है, लेकिन जो सीज, ओशन से, समुद्र से जो एक जो इवोपरेशन हो रहा है उससे जो जलवाष्प बनती है वो एक वर्षा का कारण बनती है। तो जलवाष्प की कुछ मात्रा विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण भी वायुमंडल में चली जाती है और यह वायु भी गर्म हो जाती है। तो ओशंस और सी से तो मेन हो रहा है, लेकिन बाकी जो हमारी इस धरती पे प्रोसेस चल रहे हैं, जैसे अगर हम देखें तो हमारा प्लांट से ट्रांसपिरेशन चल रहा है, और जो एक जंगलों में जो हमारा एक पेड़ों से जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो बहुत ज्यादा एक हो रहा है। मेन समुद्र है, लेकिन ये भी छोटे छोटे से और कारक हैं जिनसे एक जो है वो जलवाष्प हमारे वायुमंडल में रिलीज होती है, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज हमारा सीस और ओशन से ही होता है। तो गर्म वायु अपने साथ जलवाष्प को लेकर क्या होता है, वो ऊपर की ओर जाती है। तो
ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि गर्म वायु ऊपर जाती है और ठंडी वायु जगह लेती है। तो जब वो जो गर्म वायु है जब वो ऊपर जा रही है तो अपने साथ जल वाष्प को भी लेकर जा रही है। तो इस प्रकार ये जो है जैसे ही वायु ऊपर की ओर जाती है फैलती है तथा ठंडी हो जाती है। तो क्योंकि हमारा ये जो धरती का टेम्परेचर ये गर्म है, लेकिन हम जानते हैं जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमें क्या होता है उस टेम्परेचर डाउन मिलता है, ठंडा मिलता है। पहाड़ों पे जाते हैं हमें ठंड लगती है, धरती पर वही गर्म रहता है। तो जैसे ही वायु ऊपर की ओर जाती है तो क्या वो है वो उसका एरिया इंक्रीज होता जाता है और वो इंक्रीज होता जाता है वो उतनी ठंडी होती चली जाती है। और ठंडा होने के कारण क्या होता है जो जलवाष्प होती हैं वो जो है वो जल की बूंदों के रूप में एक उनका कंडेंसेशन होने लग जाता है। यह बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आप जब आप कोई पानी चढ़ाते हैं किसी पतीले में, ऊपर ढक्कन ढकते हैं तो जलवाष्प ऊपर जाती है, लेकिन उसको जब ढक्कन पे उसको उतनी हीट नहीं मिलती है तो वही वाष्प क्या होता है जल बूंदों में चेंज हो जाती है। सेम हमारा यही पृथ्वी से चलता है। जल का ये संघनन सहज होता है और कुछ कण नाभिक की तरह कार्य करके अपने चारों ओर क्या वो होता है वो बूंदों को जमा कर लेते हैं। अगर एक नॉर्मल देखें तो वायु में उपस्थित जो हमारे धूल के कण होते हैं और तथा दूसरे निलंबित कण नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। तो जितने हमारे जो जैसे धूल के कण हैं तो वो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, उनके चारों ओर जो जलवाष्प गई है अब वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गई है। वो उसको एक जो धूल का कण है वो एक क्या करें एक सेंटर का एक नाभिक का कार्य करता है, एक सेंटर पॉइंट का करता है और उसके चारों ओर जो है वो जल की जो बूंदें हैं वो कलेक्ट होने लग जाती हैं। तो जैसे जैसे ये छोटी छोटी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जब वो आपस में मिलती हैं तो वो थोड़े से बड़े ड्रॉपलेट्स के रूप में बदलती चली जाती है। पहले छोटी छोटी होती है फिर वो बड़ी हो जाती हैं और जब ये बूंदे एक इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उनका वेट हो जाता है तो वो नीचे वही जो जल की बूंदे वो नीचे गिरना शुरू होती हैं और यही एक वर्षा का रूप ले लेती है। तो कभी कभी जब वायु का तापमान काफी कम होता है तब ये हमें क्या होता है एक ओलों के रूप में बर्फ के रूप में देखने को मिलते हैं। जब पूरा ही टेम्परेचर क्या है वो ठंडा है और जो वो पानी है वो नीचे तो गिरना शुरू होता है, वो ड्रॉपलेट्स नीचे तो गिरनी शुरू होती हैं, लेकिन टेम्परेचर इतना ठंडा और उसका आसपास का वातावरण इतना ठंडा होता है कि वो फिर ठोस रूप में आ जाते हैं लेकिन भारी होते हैं तो ऊपर नहीं रुक पाते हैं, वो धरती पर गिरते हैं। तो ये इस प्रकार हमारी धरती पर वर्षा होती है। और ये जो है ये वर्षा का पैटर्न हमें पवन के पैटर्न पर निर्भर करता है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं पवन ही जो है जो जलवाष्प को ऊपर लेकर जा रही है। तो जिस प्रकार से पवन जहां जितनी ज्यादा चलेंगी उसका जो डायरेक्शन होगा उतनी ही जलवाष्प ऊपर जाएगी और वो वर्षा करेगी। तो अगर हम देखते हैं अगर हम अपने इंडिया का देखते हैं तो उसका जो भूभाग में अधिकतर जो होता है वो जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड आ गया है तो आपको और समझ में आ जाएगा कि हम जब ये कहते हैं और ये जब हम वर्षा का जब हम एक वेदर फोरकास्ट में सुनते हैं तब यही टर्म सुनने में आता है कि दक्षिण पश्चिमी या उत्तर पूर्वी मानसून ये कारण होती है। क्योंकि मेन आप देखें जहां जहां हमारे ये सी हैं तो ये इसका हमें देखना है कि हमारे यहाँ पे ओशंस हैं और यहाँ पे हमारी पूरी हिमालयन रेंज है। ये सारे फैक्टर्स मिलके एक वर्षा का कारण बनते हैं। और इस प्रकार हमने कई बार सुना होगा कि बंगाल की खाड़ी पर वायु का दबाव कम होने के कारण कई क्षेत्रों में वर्षा हुई है। तो इस प्रकार आप देखें कि हमारा जो है वर्षा एक होती है इस धरती पे। इसके साथ हम लोग एक और पॉइंट आज देख रहे हैं वो वायु प्रदूषण के ऊपर है।
तो वायु प्रदूषण का में हम ये देखते हैं कि आजकल हमें ये पढ़ने में आ रहा है कि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है। जैसा मैंने आपको पहले ही कुछ एक सेशन में बताया था कि हम जानते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प है, लेकिन हमारी इस धरती अब इतना पॉल्यूशन हो रहा है कि विभिन्न प्रकार की गैसेस का परसेंटेज इंक्रीज होता जा रहा है। और इस कारण जो है हमारी एयर क्वालिटी जो है वो अब खराब होती जा रही है। हम बाहर निकलते हैं तो हमें सांस की बीमारी अधिक होने लग गए है, हमें घुटन होती है, हम मुंह पे कुछ ना कुछ एक कपड़ा बांधते हैं तब कुछ अपने टू व्हीलर पर निकलते हैं, क्योंकि हमारी एयर क्वालिटी एक खराब हो रही है। उसमें और बहुत सी केसेस का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रहा है। और ये सब क्या हो रहा है कि जो हमारा जीवाश्म ईंधन है, हम जैसे अगर कोयला की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, डीजल की बात करें, ये सब जब एक बर्न होते हैं, जब हम इनका यूज करते हैं तो ये बर्न होते हैं, और इन जब ये बर्न होते हैं तो इनसे ये गैसेस निकलती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को चारों ओर से घेर लेती हैं। तो ये जो हमारा जीवाश्म ईंधन है, इसको जलाने से नाइट्रोजन और सल्फर की बहुत कम मात्रा तो जब हम इसको जलाते हैं तो ये नाइट्रोजन सल्फर भी इसके साथ जलते हैं, और जब वो जलते हैं तो उनसे क्या बनता है, नाइट्रोजन हमारे ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस टाइप से हमारी विभिन्न और गैसेस बनती हैं। और ये अगर हमारे एटमॉस्फेयर में आए तो हमारा सांस लेने में कठिनाई होती है। जीवाश्म ईंधनों का दहन वायु में निलंबित कणों की मात्रा को भी एक वो इंक्रीज कर देता है। हम ये जानते हैं कि हमारे धूल के कण हमें चारों ओर से घेर लिए हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आप कोई पेपर जलाएं, आप कोई लकड़ी जलाएं, आप कोयला जलाएं, आप जब वो उसका धुआं ऊपर उठता है, क्या आप देख सकते हैं छोटे छोटे से ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं, है ना? तो जब इस प्रकार से इतना ईंधन जल रहा है तो धुआं जो हम कह रहे हैं उसमें हमारे एक वो गैसेस तो बन रही हैं, लेकिन वो छोटे छोटे से वो पार्टिकल्स भी हमारे हवा में एक उनका भी परसेंटेज इंक्रीज होता जाता है। और ये जो आपके निलंबित कण होते हैं वो बिना जले कार्बन कण या पदार्थ हो सकते हैं। तो ये जो हमें काले काले से जो एक अवशेष धुएं के साथ देखने को मिलते हैं, वो जो कार्बन जला नहीं है पूरी तरीके से, वो एक हवा में ऊपर उठता है, और इनको हम हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। और जैसे जैसे इनकी परसेंटेज इंक्रीज होती चली जाती है, ये एक प्रदूषण का कारण बनते चले जाते हैं। और एक इससे ही हमारा धूम कोहरा होता है। तो ये धूम कोहरा का मैं आपको स्लाइड की हेल्प से और समझाऊंगी। तो जब ये जो आपके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जब हमारे जो जलवाष्प है उसके साथ जब वो मिक्स हो जाते हैं तो वो एक कोहरे का रूप ले लेते हैं, जिसे हम धूम कोहरा कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हम जैसे जीवाश्म ईंधन है, इनको जलाने से पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण किस प्रकार एक इंक्रीज हो रहा है। एक तो गैसेस बन रही हैं, और उसके साथ साथ वो छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। और जब इस प्रकार का एक प्रदूषण हो रहा है, उससे हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो रहे हैं, चाहे हमारे सांस संबंधित हो, कैंसर हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, किसी चीज की एलर्जी हो, बहुत हमारे जो अब जो बीमारियां हो रही हैं उसका कहीं ना कहीं कोई कारण प्रदूषण से भी रिलेटेड हो जाता है। और वायु में स्थित इन हानिकारक पदार्थों की वृद्धि को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। तो ये हमने आज देखा। यहाँ पे आपको लाइकेन के बारे में बताया जा रहा है कि लाइकेन जो है वो वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर के प्रति अधिक संवेदी होते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो होता है ये पेड़ों की छालों पर पतले हरे और सफेद रंग की परत के रूप में हमें पाए जाते हैं। तो अगर आप पेड़ों पे अगर आप ये एक हरी सी या सफेद सी जो एक परत देखते हैं, वो एक्चुअल क्या होता है, वो लाइकेंस होते हैं। और
तो बच्चों इसमें आपको यही बता रहे हैं कि आप ये जो लाइकेंस हैं तो इनका ये आप देखेंगे कि ये कहीं एक जंगल में आपको देखने को मिल रहे हैं और कोई एक रोड साइड पेड़ है उसमें अगर आपको ये देखने को मिल रहे हैं, आप उनके कलर डिफरेंस देख सकते हैं कि जो एक ग्रीन से हमें कुछ एक कलर उनका ब्राउनिश सा दिखाई देता है, उनका हमें रंग अलग मिलता है क्योंकि काफी संवेदनशील होते हैं और वो जो है जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको काफी जल्दी वो एक अपने अंदर ले लेते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये तो लाइकिन आप ऐसे डिफिकल्ट होगा। हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि आप कोई कपड़ा जब पहनकर जाते हैं, घर आते हैं, वो कपड़ा फिर से पहन नहीं पाते हैं, आप धोने में डालते हैं, आपका कॉलर एक काला हो जाता है, आपके आप उसको ध्यान से देखें तो आपको उसमें एक कालिश सी देखने को मिलती है। तो वो भी आप उस टाइप से ऑब्जर्व कर सकते हैं कितने ऐसे छोटे छोटे से सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब आप घर आ रहे हैं, आप इवन अपने हाथ धोते हैं, आपको एक कालिश सी निकलती दिखाई देती है। उसका कारण ये है कि आप इतने प्रदूषण से होकर आए हैं। वो इतने छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं जो आपको ऐसे आंखों से विजिबल नहीं है, लेकिन जब वो धीरे धीरे आपके कपड़ों में इकट्ठा होते हैं, धीरे धीरे हाथों में होते हैं और जब आप उनको वॉश करते हैं तब वो पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि आप वो जो एक इतना सा आपको अब कालिश दिखाई दे रही है तो समझ लीजिए उसमें कितने बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स मिले होंगे कि आपको इतना बड़ा कण देखने को मिल रहा है। तो यहाँ ये इस प्रकार जो है हमारा वायु में प्रदूषण हो रहा है और इस वायु के प्रदूषण से बहुत अधिक बीमारियां भी हो रही है। तो बच्चों वर्षा की देखें तो जलाशयों से होने वाले जल का वाष्पीकरण तथा संघनन हमें वर्षा प्रदान करता है। और यहाँ ये मैंने आपको जो बुक में आपको दे रखा है उसको यहाँ पे अपने शब्दों में समझा दिया है कि किस प्रकार जो है धरती और जो जल है वो गर्म होता है और गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु उसकी जगह लेती है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। वायु प्रदूषण का यहाँ आपको बता दिया है, वायु में स्थित हानिकारक पदार्थों की वृद्धि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन फ्लोराइड, सीसा, धूल के कण वायु प्रदूषण कहलाते हैं। और इससे हमें मनुष्यों में आपको विभिन्न बीमारियां हो रही हैं। इवन पौधों को भी नुकसान होता है, उनमें वृद्धि कम होती है, क्लोरोफिल की गिरावट हो जाती है और पत्तियों में हम देखते हैं वो पीली सी पड़ने लग जाती है। इसके साथ हम लोग एक और चीज देखते हैं अम्लीय वर्षा के बारे में। जीवाश्मी ईंधन जब जलते हैं तब ये ऑक्सीकृत होकर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ये गैसें वायुमंडल में मिल जाती हैं। वर्षा के समय ये गैसें पानी में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं जो वर्षा के साथ पृथ्वी पर आता है और अम्लीय वर्षा होती है। हमने धूम कोहरा जिसको हम इंग्लिश में स्मॉग बोलते हैं, ये वायु प्रदूषण का ही एक प्रकार है। और यहाँ पे क्या है, धुआं एवं धूल के कण जब आपस में मिलते हैं तो वो स्मॉग बनाते हैं और स्मॉग किसी भी जलवायु में बन सकती है। तो यहाँ हमने देखा किस प्रकार वायु में प्रदूषण फैल रहा है। हम क्या कम कर सकते हैं यह हमें सोचना जरूर होगा अगर हमें अपना जीवन सुरक्षित रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।